नमस्कार मित्रों, स्वागत है PYQ मित्रा के इस वीडियो में। आज हम JPSC और JSSC एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर गहराई से चर्चा करेंगे। टॉपिक है मंझी परगना गवर्नेंस सिस्टम। जी, ये संथाल जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। आज की इस चर्चा में हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसके 3 टियर स्ट्रक्चर और जो विभिन्न ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सबको समझेंगे। हाँ, और इसका जो यूनिक जुडिशल प्रोसेस है वो भी। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हम इंग्लिश में करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। हमारा लक्ष्य है कि इस सेशन के अंत तक आपको इस सिस्टम की पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी। तो सबसे पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि ये सिस्टम आया कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है। देखिए, इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें टाइमलाइन को देखना होगा। ओके। बात शुरू होती है 1765 से। इस साल में संथाल्स जो थे वो बंगाल से संथाल परगना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अच्छा, बंगाल से। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बंगाल में उन्हें साउतार कहा जाता था। साउतार, ओके। फिर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है 1832-33 में। क्या हुआ था तब? ब्रिटिश सरकार ने दामिने कोहो की स्थापना की। ये मतलब संथालों के लिए एक डीमार्केटेड एरिया था। अच्छा, एक खास इलाका उनके हाँ जी, लिए। करीब 1338 वर्ग मील का क्षेत्र था ये। और फिर 1856 में यूले रूल्स के माध्यम से इस पूरी मांझी परगना व्यवस्था को फॉर्मलाइज किया गया। फॉर्मलाइज किया गया मतलब उससे कानूनी मान्यता दी गई। एग्जैक्टली, कानूनी मान्यता दी गई। तो एक सवाल मन में आता है कि ये सिस्टम संथालों ने खुद बनाया था या कहीं से अडॉप्ट किया था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है, इनफैक्ट। अच्छा जी, संथालों ने ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सौरिया पहाड़िया जनजाति से अडॉप्ट किया था। सौरिया पहाड़िया जनजाति से। हाँ, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत ही, आप कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक था। उन्होंने उस मॉडल को लिया और अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे और डेवलप किया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। इस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये काम कैसे करता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिरामिड। ये एक 3 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, और इसमें एक क्लियर हायरार्की ऑफ अपील भी है। तो सबसे निचले स्तर पर, मतलब बेस लेवल पर कौन है? बेस लेवल पर यानी गांव के स्तर पर होता है मांझी। मांझी जो है वो गांव का मुखिया है, विलेज हेड। और इंटरमीडिएट लेवल पर? मध्य स्तर पर होता है देश मांझी, जो लगभग 5 से 8 गांव का प्रमुख होता है। 5 से 8 गांव। और सबसे ऊपर एपेक्स लेवल पर? एपेक्स लेवल पर है पारगनाइट, जो 15 से 20 गांव का प्रमुख होता है। ओके, तो मतलब गांव के स्तर पर सारी शक्ति मांझी के पास होती है। तो उनकी भूमिकाएं क्या क्या हैं? मंझी गांव का एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तीनों होता है। तीनों? जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में वो लगान यानी रेंट वसूलता है, गांव की जमीन का प्रबंधन करता है। और जुडिशियल रोल में? जुडिशियल रोल में वो जमीन, तलाक, चोरी ऐसे विवादों का निपटारा करता है। और शादी और जन्म के मामलों में उनका अधिकार ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन इसकी कोई सीमा भी होगी, कोई लिमिटेशन? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। मंझी हत्या यानी मर्डर जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर सभी मामलों को संभालता है। अच्छा, तो मर्डर के मामलों में? हत्या के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होता है। ये तो जाहिर है कि मंझी ये सब अकेले तो नहीं कर सकता, उनकी सहायता के लिए भी कोई होता होगा। बिल्कुल, मंझी की सहायता के लिए एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है। इसमें मुख्य रूप से 2 अधिकारी होते हैं। कौन कौन? पहले हैं परानिक या प्रानिक। ये डेप्यूटी हेड यानी उपमंझी होते हैं। उपमंझी? जी, मांझी के अनुपस्थिति में ये पूरा कार्यभार संभालते हैं। इनका मुख्य काम खेती और सामाजिक कार्यों का प्रबंधन करना है। और दूसरे अधिकारी? दूसरे हैं गोडेट या गोराइड। ये सेक्रेटरी और मैसेंजर मतलब संदेशवाहक होते हैं। सेक्रेटरी और मैसेंजर, तो एक तरह से इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो गए। आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये बैठकों की घोषणा करते हैं, ग्रामीणों को इकट्ठा करते हैं और परिवारों की जानकारी भी एकत्र करते हैं। ये तो हुई प्रशासनिक व्यवस्था, पर क्या सामाजिक और धार्मिक भूमिकाओं के लिए भी कोई अधिकारी होते हैं? बिल्कुल, इस सिस्टम में सोशल, रिलीजियस और सिक्योरिटी हर भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तो सोशल और मॉरल साइड कौन देखता है? उसके लिए हैं जोग मांझी। ये मॉरल गार्डियन होते हैं, खासकर युवाओं के लिए। मॉरल गार्डियन? जैसे विवाह और त्योहारों के दौरान सामाजिक मानदंडों को सुनिश्चित करना,
विवाह संबंधी बातचीत और जन्म के रिकॉर्ड के लिए भी इनसे सलाह ली जाती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बहुत ही सेंसिटिव जिम्मेदारी भी है। अगर कोई अविवाहित लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसकी प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी भी जोगमंजी की ही होती है। अच्छा, और इनका भी कोई असिस्टेंट होता है? हाँ, जोगपरालिक। ये जोगमंजी के सहायक होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में काम करते हैं। ओके, अब आते हैं धर्म और सुरक्षा पे। धर्म के लिए है नाइके। ये गांव के पुजारी, विलेज प्रीस्ट होते हैं। तो इनका काम पूजा पाठ कराना हुआ। हाँ, और साथ ही गांव के भीतर होने वाले धार्मिक अपराधों को भी यही देखते हैं। गांव के देवताओं की पूजा भी यही करते हैं। और इनका भी कोई सहायक? जी, कुदाम नाइके। ये सहायक पुजारी होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बहुत खास है। ये गांव की सीमा के बाहर की आत्माओं, स्पिरिट्स की पूजा करते हैं। गांव की सीमा के बाहर मतलब? ताकि गांव बाहरी बुरी शक्तियों से बचा रहे। एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। वाओ! और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए? उसके लिए हैं लासे टांगोए। ये विलेज गार्ड होते हैं जो गांव को बाहरी हमलों से बचाते हैं। और एक चौकीदार का भी जिक्र है। हाँ, चौकीदार। ये पुलिस की तरह काम करता है और मंजी के आदेश पर लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता है। Here's where it gets really interesting. न्याय की प्रक्रिया ये कैसे काम करती है? अगर कोई विवाद होता है तो क्या होता है? गांव के स्तर पर एक बहुत ही सिस्टमैटिक जुडिशियल प्रोसेस है। बताइए। जब कोई विवाद जैसे भूमि, चोरी या तलाक का मामला उठता है तो सबसे पहले भगड़ो प्रजा उस पर चर्चा करती है। भगड़ो प्रजा, ये कौन लोग होते हैं? ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, मतलब गांव के वरिष्ठ और सम्मानित लोग। वो हर पहलू पर विचार विमर्श करते हैं। और एक बहुत ही खास बात है इनके बारे में, है ना? जी बिल्कुल, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य अधिकारियों के विपरीत भगड़ो प्रजा को उनकी सेवा के लिए कोई भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स नहीं मिलता। क्यों? ताकि वो निष्पक्ष होकर अपना फैसला दे सकें बिना किसी लालच के। ये तो कमाल की व्यवस्था है। तो भगड़ो प्रजा की चर्चा के बाद? उनकी चर्चा के बाद मंझी सर्वसम्मति कंसेंसस के आधार पर अपना निर्णय सुनाता है। और अगर मामला हल नहीं होता तो फिर उसे हायरार्की में ऊपर भेजा जाता है, देश मंझी के पास। ओके, और सजा का प्रावधान क्या है? What about punishments? अपराधों के लिए दो मुख्य प्रकार के दंड हैं। कौन कौन से? पहला है कोरेलाव दंड। ये छोटे अपराधों के लिए एक मामूली जुर्माना, माइनर फाइन है। कितना होता था ये? ऐतिहासिक रूप से ये 1.5 रुपए से लेकर 5 रुपए या फिर 5 से 150 रुपए तक होता था। और दूसरा? दूसरा है बिटलाहा। ये सबसे कठोर सजा है, द अल्टीमेट सोशल पनिशमेंट। बिटलाहा, ये किस तरह के अपराध के लिए दिया जाता है? ये सजा यौन दुराचार या वर्जित संबंधों, टैबू रिलेशनशिप्स के लिए दी जाती है। तो इसमें होता क्या है? इसका परिणाम क्या होता है? इसमें दोषी का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार होता है, कंप्लीट सोशल एक्सकम्युनिकेशन। सोशल एक्सकम्युनिकेशन? हाँ, उसका अपमान, उसका बॉयकॉट किया जाता है। कोई उससे बात नहीं करता, कोई रिश्ता नहीं रखता, उसे समाज से पूरी तरह काट दिया जाता है। क्या ये सजा हमेशा के लिए होती है या इसे वापस लिया जा सकता है? इसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन तभी जब दोषी माफी मांगे और एक जाति भोज मतलब कम्युनिटी फीस्ट का आयोजन करे। अच्छा, एक सामुदायिक भोज। जी, ये उसके पश्चाताप और समाज में उसकी वापसी का प्रतीक होता है। एक सवाल और, अगर परगनाइट भी किसी मामले को हल न कर पाए तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था है? हाँ है। इस सिस्टम की सर्वोच्च न्यायिक संस्था को लोबिड सेंद्रा या हंट काउंसिल कहते हैं। हंट काउंसिल? शिकार परिषद? जी, ये सिस्टम की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। इसकी बैठक साल में सिर्फ एक बार जंगल में शिकार के दौरान होती है। ये तो बहुत ही यूनिक है। हाँ, और ये उन जटिल मामलों की सुनवाई करती है जो परगनाइट द्वारा हल नहीं किए जा सके। इसके निर्णय अंतिम, फाइनल और बाइंडिंग होते हैं। सेंद्रा, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी। बिल्कुल सही। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतने सालों बाद भी इस सिस्टम की क्या स्थिति है? देखिए, ये सिस्टम आज भी बहुत प्रासंगिक है, बहुत रेलेवेंट है। कैसे? जैसा हमने बात की, इसे 1856 के यूल रूल्स के तहत कानूनी मान्यता मिली थी। हाँ। इसके अधिकारियों का चुनाव आज भी होता है, आमतौर पर मार्क्सिज्म के अवसर पर। ओके। और भगदो प्रजा को छोड़कर लगभग सभी अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि अनुदान मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आधुनिक सरकारी पंचायतों के बावजूद संथाल समाज के सामाजिक मामलों में आज भी ये व्यवस्था ही सर्वोच्च, सुप्रीम मानी जाती है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं मुख्य अधिकारियों और उनकी भूमिकाओं का। जी जरूर। मंजी हो गए विलेज हेड, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों। सही। पराणिक, डिप्टी हेड या उपमांजी। बिल्कुल। गुरेथ थे सेक्रेटरी या मैसेंजर। जी। जोगमांजी थे मॉरल गार्डियन, खासकर युवाओं के लिए। एकदम सही। नाइके हो गए रिलीजियस हेड। हाँ,
पुजारी। लासे टांगोए थे विलेज गार्ड और भगडो प्रजा एल्डर काउंसिल जिन्हें जमीन नहीं मिलती। परफेक्ट समरी। आज भी संथाल समाज में इस व्यवस्था को सामाजिक मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। ये एक विचारणीय प्रश्न उठाता है कि ये पारंपरिक शासन प्रणाली और आधुनिक राज्य के कानून के बीच कैसा संबंध है। जी, ये दोनों प्रणालियां रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एक दूसरे के साथ मौजूद रहती हैं या कभी-कभी टकराती हैं, ये एक बहुत गहरा सवाल है। थैंक यू।